फोकस करिएगा। रिलेशन हम लोग कर रहे हैं किसका भाई, एसी और एमसी, एसी और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और इस तरीका से आप रिलेशन याद रखिएगा। एपीएमटी का जो रिलेशन समझाए थे ना बस, तो वही सेम है। एसी इंक्रीजेज, एसी इंक्रीजेज, एमसी ग्रेटर देन एसी, एमसी इंक्रीजेज, एमसी ग्रेटर देन एसी, एसी मिनिमम, एमसी इक्वल टू एसी। नाक नाक इनका एग्जांपल दिए थे। यस सर, नाक जब नागिन जब मुंह फाड़ती है हल्का, उससे ज्यादा कौन मुंह फाड़ता है? जबरदस्त चुप, सही बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? माय गॉड, ऐसा उल्टा माय गॉड, उल्टा हो गया है। नागिन ज्यादा मुंह फाड़ती है तो कौन मुंह फाड़ता है उससे ज्यादा? ओह माय गॉड, गलती हो गई, गलती हो गई। है भाई यार, एसी और एमसी का रिलेशन समझाए थे, एग्जांपल दिए थे कि नाक जब मुंह फाड़ता है तो उससे ज्यादा कौन फाड़ती है? समझे? हाँ, एसी जब क्या होता है, शांत रहता है, शांत माने नाक शांत रहता है तो नागिन भी मिनिमम, मिनिमम। एसी जब मिनिमम रहेगा, एमसी इक्वल टू एसी। देखना मम्मी लोगों को, पापा ए को खोदेंगे तो मम्मी 20 को खोद देगी, पूरा पास पलट के रख देगी। कभी खोद देते हैं, पापा क्यों बोले, देख लो। अरे कभी हो जाता है बहस भाई, कभी कभी बहस हो जाता है तो मम्मी पूरा पास उठा के रख देगी। आ जाओ, सुनो सुनिए, एसी डिक्रीज है जैसे एमसी लेस देन एसी, एमसी लेस देन, जब नाक पूरा शांत होता है उससे भी ज्यादा नाक शांत हो जाती है। चलिए ठीक है, आज टॉपिक बातें। लॉन्ग रन कॉस्ट समझते हैं, लॉन्ग रन, लॉन्ग रन कॉस्ट को हम लोग बोल रहे थे प्लानिंग कर। क्या कह रहे थे? कर्व होता है यू से, क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड इन्वेलप कर्व, प्लानिंग कर्व, इन्वेलप कर्व, फिलअप बाय एसएससी कर्व, एसएससी कर्व को कह रहे थे प्लांट साइज। क्या कह रहे थे? ऑप्टिमम पॉइंट मींस मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट, ये था लॉन्ग रन कॉस्ट। क्या था? तो लॉन्ग रन कॉस्ट कैसा होता है? यू से। इसे प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, इन्वेलप कर्व भी कहते हैं, फिलअप बाई एसएससी कर्व, फिलअप बाई पढ़े थे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है रेवेन्यू, कमाई वाला चैप्टर स्टार्ट करते, सुन लो ध्यान से। रेवेन्यू, जब कमोडिटी को बेच करके जो भी पैसा आएगा उसे रेवेन्यू कहेंगे। रेवेन्यू 3 तरीका का था, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा भाई? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्यू। माफ करिएगा, टोटल रेवेन्यू वैसे नहीं आता। टोटल रेवेन्यू आएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू माने कुल कमाई, टोटल रेवेन्यू माने एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा भाई? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा भाई? एडिशनल, TRN माइनस TRN माइनस 1, TRN माइनस TRN माइनस 1। रिलेशन समझते हैं, रिलेशन अमॉन्ग TR, AR एंड MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट में क्या हो रहा था? प्राइस इक्वल टू द AR एंड MR, प्राइस इक्वल टू द AR एंड और TR इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, TR इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। रिलेशन इसके अंदर में समझे थे, TR, AR, MR अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन व्हेन प्राइस इज वेरिएबल, प्राइस इज, यहाँ पर रिलेशन समझे थे हम लोग, समझ पा रहे? TR, AR और MR का, TR क्या हो रहा था? मैक्सिमम, MR क्या हो रहा था? 0। TR इंक्रीज हो रहा था तो MR क्या हो रहा था? पॉजिटिव। TR स्टार्ट फॉलिंग, MR नेगेटिव। समझ रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं? आपको क्या याद आ रहा है? सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चैप्टर किए थे हम लोग। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का 2 कंडीशन था। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन था MC इक्वल टू MR, MC इक्वल टू, और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन था MC कर्व कट बिलो फ्रॉम MR कर्व। सुनो दीदी, नहीं तो उल्टा पुल्टा बोल देंगे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या था? MC इक्वल टू MR, MC इक्वल टू, और सेकेंड ऑर्डर था MC कर्व कट बिलो फ्रॉम MR कर्व, या MC कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, MC कर्व इज शट डाउन पॉइंट। कब बंद करेंगे फॉर्म को? व्हेन मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम पॉइंट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कौन सा पॉइंट पे आएगा? मिनिमम पॉइंट पे आएगा, तो इट शुड बी बेटर टू शट डाउन द फॉर्म, इट शुड बी बेटर टू शट डाउन द। और लॉन्ग रन में कब बंद करेंगे? जब LHC मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जब मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगा तो फॉर्म को बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर आपका था थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या था भाई?
सप्लाई जब सब सेलर चाहता है कि इस पीरियड में हमें इतना पैसा मिलेगा तो हम गुड्स को बेच देंगे, उसको सप्लाई कहते हैं। सप्लाई माने मार्केट में इतना पैसा मिलेगा तो हम बेच देंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? सप्लाई। सप्लाई का हिंदी था आपूर्ति, माने आइए इतना पैसा दीजिएगा हम पूर्ति कर देंगे, इसको हम क्या कहेंगे? सप्लाई। सप्लाई में हम लोग समझे थे आपका लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई एकदम उल्टा था। ये रिलेशन किसका दर्शाता है? प्राइस और कमोडिटी का। प्राइस यहाँ ज़्यादा होता है तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाता है, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। ये किसके दृष्टि में होता है? प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, अदर फैक्टर्स विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई का कुछ एक्सेप्शन था जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई का नियम लागू नहीं होता है। एग्रीकल्चरल गुड्स, खाने पीने वाला चीज़ पे लागू नहीं होगा, समझे? पेरिसेबल गुड्स, नष्ट होने वाला, साग सब्जी दूध दही, देखिएगा सस्ता में भी बेचना पड़ता है, नहीं तो सर गल जाएगा, नहीं बेचिएगा सर जाएगा, कच्चा माल है, समझे? पेरिसेबल गुड्स। एंटी गुड्स, एंटी गुड्स आपके पास है, समझ पा रहे? ऐसा गुड जो किसी के पास नहीं है तो वहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई का नियम लागू नहीं होगा। जैसे गांधी जी का टूटा हुआ चश्मा। उसके बाद क्या था भाई? सुन लीजिएगा ध्यान से। गुड्स ऑफ ऑक्शन, ऑक्शन सेल में ये सब नियम लागू नहीं होता है। जो हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको गुड्स मिलेगा। इसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन कह रहे थे। सुनिएगा ध्यान से, इसमें समझे थे हम लोग आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई माने सप्लाई में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के कारण। ये भी 5 तरीका का था। परफेक्टली से दूठो था इलास्टिक, इन इलास्टिक। इलास्टिक का क्या होता है? वैल्यू ईपी इक्वल टू इन्फिनिटी, है हॉरिजॉन्टल कर्व होगा। इन इलास्टिक का क्या था? ईपी इक्वल टू 0, ईपी इक्वल टू 0। इसका कर्व कैसा हो रहा था? वर्टिकल। यूनिट इलास्टिक माने जितना से प्राइस चेंज उतना से सप्लाई चेंज बराबर। ईपी इक्वल टू 1। हाईली इलास्टिक में क्या हो रहा था? ईपी ग्रेटर देन 1। और हाईली इलास्टिक में क्या हो रहा था? ईपी लेस देन 1। ये हम लोग कौन सा चैप्टर में किए थे भाई? सप्लाई चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है भाई चैप्टर 9, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में मार्शल के हिसाब से मार्केट को बांटा गया था। हाउ डू यू क्लासिफाइड मार्केट? मार्केट को कैसे बांट सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से मार्केट को 4 प्रकार भागों में बांट सकते हैं। टाइम के हिसाब से मार्केट को 4 प्रकार भागों में बांट सकते हैं। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। वेरी शॉर्ट माने 1 से 2 दिन के लिए, शॉर्ट माने 1 महीना के लिए, जैसे बुक फेयर में लगता है। लॉन्ग माने अपने जीवन काल तक, और वेरी लॉन्ग माने हमारा बेटा चलाएगा, बेटा का बेटा चलाएगा, बेटा का बेटा चलाएगा, वेरी लॉन्ग, समझे? 4 तरीका का मार्केट है। ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के हिसाब से 2 तरीका का मार्केट था, होलसेल, रिटेल। थोक में किनेंगे, थोक में बेचेंगे, होलसेल। थोड़ा थोड़ा किनेंगे, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे, रिटेल। फिर था ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से 3 तरीका का मार्केट था, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल मतलब क्या? आसपास के बाजार को लोकल मार्केट कहते हैं। नेशनल माने देश में कहीं से भी लो, इंटरनेशनल माने विदेश में कहीं से भी ले लो। कंपटीशन के हिसाब से इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिया मार्केट। 2 तरीका का मार्केट है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन है जहाँ भयानक कंपटीशन है, जबरदस्त लेवल का कंपटीशन है, छप्पर फाड़ वाला कंपटीशन है, उसको कहते हैं परफेक्ट। इम्परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन है बट परफेक्ट जैसा नहीं। इम्परफेक्ट के अंदर आता है मोनोपोली, जिस बाजार को एक सेलर चलाएगा उसे मोनोपोली कहते हैं। द मार्केट विच इज कंट्रोल बाई सिंगल सेलर, जैसे सीएससी रेलवे, सीएससी आरबीआई। मोनोपोलिस्टिक, जहाँ पे नहीं बेचने वाला का कमी, नहीं खरीदने वाला का कमी, बट गुड्स आर होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। जैसे मुंशी बाजार, सियालदा। कुछ व्यापारी, बालक पढ़ाई करिए, थोड़ा स्टॉप करिएगा, स्टॉप करिए, पॉज करिए, नीचे वाले सुनिएगा ध्यान से। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मोनोपोली। किसका बात कर रहे हैं? तो मोनोपोली माने कौन सा सेलर? सिंगल सेलर। कौन सा? मोनोपोलिस्टिक माने जैसे सियालदा आप चले जाइएगा, वहाँ पे कुछ एक जैसा व्यापारी है, कुछ अलग अलग जैसा का व्यापारी है बेचने वाला। मुंशी बाजार में चले जाइए, कुछ लोग एक जैसा माल बेचते हैं, कुछ लोग अलग अलग, उसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। ऑलिगोपोली क्या होता है? जिस बाजार में कुछ ही सेलर रहेगा, कुछ सेलर कंट्रोल करेगा, उसे कौन सा पोली कहेंगे? ऑलिगोपोली। कौन सा पोली? द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय फ्यू सेलर। जैसे आपका ट्रक बनाने वाला कंपनी ले लीजिए, बाइक बनाने वाला कंपनी ले लीजिए, साबुन बनाने वाला कंपनी ले लीजिए, कुछ ही कंपनी है, इसको कहेंगे ऑलिगोपोली। डिओपोली, जिस मार्केट में 2 ही बाजार, 2 ही सेलर रहेगा। द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय 2 सेलर, उसे डिओपोली कहते हैं। जैसे पेप्सी एंड कोको कोला, पेप्सी एंड बायलैटरल मोनोपोली, 1 सेलर 1 बायर, 1 सेलर, एगो सेलर एगो बायर, इसे कहते हैं बायलैटरल। क्या कहते हैं? सेलर भी एक ठो है, बेचने वाला भी एक ठो है। मोनोपोली, मोनोपोली का अपोजिट होता है, माने बेचने वाला बहुत है, खरीदने वाला एक ठो है। मोनोपोली में क्या होता है? बेचने वाला एगो है, खरीदने वाला। अब मोनोपोली में क्या होता है? बेचने वाला बहुत है, खरीदने वाला एक ठो है। मोनोपोली सुन रही हो? ऑलिगोपोली माने ऑलिगोपोली का अपोजिट, ऑलिगोपोली का, समझ रहे हैं? नेक्स्ट चैप्टर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का भाई फीचर्स है।
परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है कि मैनी बार मैनी सेलर, मैनी बार नहीं खरीदने वाले का कमी नहीं। गुड्स आर होमोजेनियस, गुड्स सबके पास कैसा मिलता है भाई, एक जैसा मिलता है, इसको कहते हैं होमोजेनियस। इट इज अ प्राइस टेकर मार्केट। कौन सा मार्केट? प्राइस टेकर का मतलब क्या होता है भाई, जो मिल रहा है वो ले लो, जो चल रहा है वो लो प्राइस। इट इज अ प्राइस टेकर मार्केट, इट इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ कमाना उद्देश्य होता है। परफेक्ट कंपटीशन वाले का लाभ कमाना उद्देश्य होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, आराम से इस तरीके का बाजार में आप जा सकते हो, अपना नया दुकान लगा सकते हो, पुराना दुकान बंद कर सकते हो, समझे। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, जिस क्वालिटी से आपके पास माल बना हुआ है ना, उसी क्वालिटी से बाजू वाला दुकान में माल बना हुआ और बिक रहा है, इसको कहते हैं परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ तो किसका फीचर है? परफेक्ट कंपटीशन। किसका फीचर? तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म, मैनी बार मैनी सेलर, गुड्स आर होमोजेनियस, फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड, इट इज अ प्राइस टेकर मार्केट, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकट। समझ पा रहे हैं? विद द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। ऐसा बाजार में जाना है तो नॉलेज लेके जाइए। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे तय होगा? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? अब इक्विलिब्रियम दो तरीका का है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में तीन सिचुएशन, तीन कंडीशन जनरेट अराइज होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट माने टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट माने टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। मिनिमम लॉस माने टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू लेस देन। और लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, नाइदर लॉस, समझे। नेक्स्ट चैप्टर था हम लोग का मोनोपोली, द मार्केट विच इज कंट्रोल बाई कौन सा सेलर भाई? सिंगल सेलर। जब सिंगल सेलर मार्केट को कंट्रोल करेगा उसे हम लोग मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली का फीचर्स था सिंगल सेलर, मैनी बार, इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट, इट इज अ प्राइस नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ऐसा माल किसी और के पास नहीं मिलेगा। एमआर और एयर कर्व इसका डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है। एमआर और एयर कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लॉपिंग। एमआर कर्व यहाँ तक इसका नेगेटिव होता है और एयर कर्व पॉजिटिव, एमआर कर्व नेगेटिव, एयर कर्व पॉजिटिव। मोनोपोली में दो सिचुएशन जनरेट होगा। मोनोपोली में इक्विलिब्रियम में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन में तीन चीज होगा, सुपर नॉर्मल माने जितना लगाया उससे ज़्यादा पाए, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। नॉर्मल माने जितना लगाया उतना पाए, और लॉस माने जितना लगाया उससे कम पाए, उसको लॉस कहेंगे। लॉन्ग रन में दो सिचुएशन जनरेट होगा, सुपर नॉर्मल और नॉर्मल, सुपर नॉर्मल और परफेक्ट कंपटीशन में एक ही चीज जनरेट होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल। मोनोपोली में भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, किसी से कम प्राइस लो, किसी से ज़्यादा लो। जैसे सीएससी सबसे बराबर प्राइस नहीं लेता है, ज़्यादा जलाइएगा तो आपसे रेट बढ़ा देगा, 500 रुपये का रेट लगा देगा, और कम जलाइएगा तो आपसे रेट सस्ता कर देगा, रेट सस्ता कर देगा, समझ रहे हैं। पर यूनिट का रेट कम लगाएगा क्योंकि आप गरीब है, कम जला रहे हैं, समझे। अब जैसे इंडियन रेलवे में जाते हैं, कोई एसी से जा रहा है, उसका प्राइस अलग है, उसी स्पीड में ले जाएगा। एसी वाला को स्पीड थोड़े बढ़ा देगा, तू एसी है थोड़ा स्पीड तेरा ज़्यादा रहेगा। बोलिए, स्पीड उसी स्पीड में जाइएगा, उसी जगह जाइएगा, उसी समय पे जाइएगा। हाँ, थोड़ा मज़ा अलग मिल जाएगा, बस थोड़ा खाली मज़ा में अंतर हो जाएगा, समझे। तो एसी वाले का पैसा ज़्यादा, रिजर्वेशन वाले का पैसा थोड़ा उससे कम, और जनरल वाले का उससे भी कम। और कितना लोग बिना टिकट के तो फ्री हो गया। हाँ, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझा। मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया गया था 1964 में, और मोनोपोली का लर्नर इंडेक्स का फॉर्मूला है P माइनस एम से डिवाइड बाई P माइनस एम से डिवाइड बाई, और लर्नर इंडेक्स का मेजर डिग्री था 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट E, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट E। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। एमआर और एयर कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एमआर कर्व क्या हो जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है। एयर कर्व क्या होता है? पॉजिटिव। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है कॉस्ट प्राइस डिटरमाइनिंग। कॉस्ट प्राइस डिटरमाइनिंग का मेन जो थ्योरी है मार्कअप थ्योरी है। मार्कअप थ्योरी को कौन दिया था? माइकल कालेकी। माइकल मार्कअप थ्योरी को दिया था माइकल कालेकी ने। माइकल समझ पा रहे? ये माइकल कालेकी बताया था कि मार्कअप सिस्टम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्लांट प्रॉफिट, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्लांट प्रॉफिट दोनों को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट आएगा, प्राइस आएगा, माफ करिएगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्लांट प्रॉफिट दोनों को जोड़ेंगे, नियम तो वही है, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो प्राइस आएगा, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ो क्या आएगा भाई? प्राइस आएगा। समझ पा रहे हैं? आइए
मार्कअप थ्योरी का कर्व होता है हॉरिजॉन्टल। कर्व कैसा होता है? मार्कअप थ्योरी को कौन दिया था? माइकल कालेकी। कर्व होता है हॉरिजॉन्टल, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो आ जाएगा प्राइस, और इसका कर्व जो होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? एपीएम का फुल फॉर्म था एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। एपीएम का फुल फॉर्म क्या था? एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। एवरेज प्रॉफिट, समझे? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का फैक्टर मार्केट है। फैक्टर मार्केट में मेन था हम लोग का रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट बोला जमीन पे जो उपज करके कृषि करके जो हमें भाड़ा मिलेगा उसे हम रेंट कहेंगे। ये कौन बोला था? रिकार्डियन। रिकार्डियन अपना कुछ एजम्पशन दिया था कि लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड इज यूज ओनली फॉर कल्टीवेशन, लैंड सप्लाई वाज फिक्स इन द पॉइंट ऑफ सोसाइटी, लैंड इज ई मोबाइल, लैंड को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते हैं, लैंड पे सिर्फ खेती होना चाहिए। समझ रहे हैं? और ये भगवान का दिया हुआ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। सच बात है, भगवान ही का दिया हुआ है। समझे? तो ये रिकार्डियन बोला था। मॉडर्न थ्योरी बोला कि भाई जितना फैक्टर से प्रोडक्शन है उससे जो भी हमको इनकम हो रहा है उसे कहेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। एक और समझे थे, वाई लेबर कर्व इज बैकवर्ड बैंडिंग। लेबर का कर्व जो होता है बैकवर्ड बैंडिंग होता है। लेबर का कर्व कैसा होता है? क्यों बैक ऐसे होता है? बैकवर्ड बैंडिंग। क्यों बैकवर्ड बैंडिंग होता है? कभी कभार क्या होता है, लेबर का संख्या कम हो जाता है तो ज़्यादा पैसा देके हमको काम करा लेते हैं। ज़्यादा पैसा देके काम करा लेता है। लेबर का संख्या ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग हटा के कम पैसा देके काम कराते हैं। तो कभी पैसा ज़्यादा मिल रहा है, कभी कम मिल रहा है। परमानेंट लेबर का बात नहीं कर रहे। जो लेबर 2-4 महीना यहाँ रहे, 2-4 महीना बिहार में रहे, 2-4 महीना कहीं और रहे, 2-4 महीना कहीं और रहे, ऐसा भी लेबर होता है इन लोगों के लिए। समझ पा रहे? तो इन लोगों का कर्व कैसा होता है? बैकवर्ड बैंडिंग। कर्व कैसा होता है? नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है भाई नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, एक साल के अंदर हमारे देश में जितने लोग रहते हैं उनके सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा? नेशनल इनकम। क्या आएगा? राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ, अच्छा बच्चे से रिक्वेस्ट है कि 2022 का लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ के याद करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला छोड़ दीजिएगा, वो रिपीट नहीं होता, जनरली ऐसा देखा गया है। समझे? एक कभी कभार एक तो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, लेकिन एक तो के लिए हम उतना मेहनत क्यों करने जाए? समझे क्या बोले? तो 2022 गया, ऐसे हम लिखवा देंगे 2022 में क्या क्या आया हुआ है, ये आपको पीडीएफ दे देंगे। समझे क्या बोले? तो 2022 वाला छोड़ दीजिएगा, ठीक है? आइए टॉपिक पे आते हैं। नेशनल इनकम में हम लोग पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नाम से ही पता चल रहा, जहाँ से इनकम आएगा उसी फ्लो में इनकम चला जाएगा। जिस फ्लो में इनकम आएगा उसी फ्लो में इनकम चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 2 चीज लिए थे, हाउस होल्ड, फर्म। हाउस होल्ड माने कोई भी घर परिवार, और फर्म माने बिजनेस हाउसेस। फर्म माने बिजनेस हाउसेस में एक घर परिवार क्या देता है? या तो लैंड दे देता है तो भाड़ा मिलता है, या तो कैपिटल दे देता है तो इंटरेस्ट मिलता है, या तो खटता है तो वेजेज मिलता है, या तो खटता है तो क्या मिलता है, या तो बिजनेस करता है तो प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस करता है तो क्या मिलता है? ऐसा ही ना कमाई होता है। किसी भी घर परिवार को कैसे कमाई होगा? अपना कुछ दे दीजिए भाड़ा मिलेगा, वहाँ फट दीजिए तो आपको पैसा मिल जाएगा महीना, पूंजी दे दीजिए तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, आप बिजनेस कर लीजिए प्रॉफिट मिल जाएगा। पैसा आया तो पैसा का पेटी में बंद कर देगा, फिर खर्च करेगा अपने ज़रूरत के सामानों को खरीदने पे, खर्च करेगा अपने ज़रूरत के सामानों को, तो कमाया और अपने ज़रूरत के सामानों पे क्या करते? खर्च कर दिया। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझे? लुच्छा लफंगा का ही कंसेप्ट है, जितना कमाया उतना उड़ा दिया। 10,000 कमाया, 10,000 उड़ा दिया। लेकिन जेन्युइन लोग क्या करते हैं? 10,000 कमाएंगे तो 6,000 खर्चा करेंगे, 4,000 सेविंग करेंगे। वो 3 सेक्टर मॉडल है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल। कौन सेक्टर मॉडल है? नेशनल इनकम को मापने का 3 मेथड था, सेंसस ऑफ इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। सेंसस ऑफ इनकम मेथड क्या कहता है कि सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दीजिए। उसमें क्या क्या नहीं जोड़ना है? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर माने जो आपको दीदी अभी आप लोग को मोबाइल किनने के लिए 10,000 रुपया दी, क्या बोलते हो? कमाई हो गया है? विवेकानंद स्कॉलरशिप मिलकर कमाई हो गया है? नहीं, कमाई नहीं है। दिस इज ट्रांसफर इनकम। ये सब नहीं लेते। पेंशन नहीं लेते हैं, ट्रांसफर इनकम है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? ये सब नहीं लेते, और सब इनकम को जोड़ लो। अच्छा, प्रोडक्शन मेथड में फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ा जाएगा, वस्तु का अंतिम मूल्य को जोड़ा जाएगा। जैसे मान लो गेहूँ किने 10 रुपया में, आटा में कन्वर्ट करा है उसका दाम होगा 38 रुपया, रोटी में कन्वर्ट करा है तो उसका कीमत हो गया मान लीजिए 50 रुपये। एक तो एग्जाम्पल दे रहे।
या मान लीजिए गेहूँ से आटा बनाते बनाते उसका कीमत होगा 38 रुपया, कस्टमर के पास 38 रुपये में मिल रहा है, तो फाइनल वैल्यू क्या कहलाएगा? 38। समझे? 38। तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लीजिए, ये कहता है प्रोडक्शन मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि इंसान दो ही तरीके का खर्चा करता है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक खाने पे खर्च करता है और एक इन्वेस्ट करने पे खर्च करता है। इंसान दो ही तरीका खर्च करता है, समझे? करेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कोई भी इंसान कमाएगा तो क्या करेगा? पहले खाएगा, बचाएगा तो इन्वेस्ट करेगा, बचाएगा तो क्या करेगा? अपने घर परिवार को भी देख लो। तो बोला दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम को मापने में दिक्कत आता है, डिफिकल्टी जाता है। क्या क्या डिफिकल्टी जाता है? लैक ऑफ रिलायबल डेटा, रिलायबल डेटा नहीं है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? लैक ऑफ रिलायबल डेटा, सरकार के पास रिलायबल डेटा नहीं है। इलीगल इनकम लोगों का ज़्यादा है, समझे? डबल काउंटिंग हो जाता है। प्रॉब्लम ऑफ डेप्रिसिएशन, समझ पा रहे हैं? डबल काउंटिंग एक ही चीज़ को हो जाता है। कितना पॉपुलेशन काम कर रहा नहीं कर रहा ये भी पता नहीं है, सब दिक्कत है नेशनल इनकम को मापने में। नेशनल इनकम को मनी एंड बैंकिंग का नेक्स्ट चैप्टर सुन लीजिए ध्यान से, चैप्टर 16 मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग नाम है बट खाली बैंकिंग पढ़ना है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या भाई? कमर्शियल बैंक का फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, रुपया लेता है। 4 अकाउंट के माध्यम से रुपया लेगा। सेविंग, करेंट, रिकरिंग, फिक्स। सेविंग, करेंट, रिकरिंग, प्रोवाइडिंग लोन, लोन देगा 4 तरीका से। कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंट। कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंट, क्रेडिट कार्ड और कैशलेस फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी, एटीएम फैसिलिटी, समझ पा रहे? पेमेंट फैसिलिटी, ये सारे फैसिलिटी आपको देगा। ये सारे के सारे फंक्शन है। किसके फंक्शन है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएशन करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है। एग्जाम्पल दिए थे कि 10-10% रुपया वो रिजर्व में रख के क्रेडिट को क्रिएट करता है। सेंट्रल बैंक का फंक्शन समझे थे, सुन लीजिएगा ध्यान से। सेंट्रल बैंक का फंक्शन समझे थे। इशूइंग करेंसी नोट, हमारे देश में नोट का छपाई कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। बैंकर बैंक है, सभी बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक, समझ? एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एडवाइज करेगा टाइम टू टाइम। कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास रखता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, हम लोग को देश में लास्ट कहाँ से पैसा मिलेगा? सेंट्रल बैंक से। और इसका मेन काम है क्रेडिट कंट्रोल, महंगाई पे और मंदी पे, महंगाई पे और मंदी पे कंट्रोल करना, ये मेन काम है क्रेडिट कंट्रोल। अब ये मेन काम को करने का 2 मेथड है, एक है जनरल मेथड और एक है सेलेक्टिव मेथड। जनरल मेथड, जनरल मेथड में आएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, समझ पा रहे? ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, समझ पा रहे? CRR एंड SLR, CRR एंड ये तीनों एक ही साथ समझा दे रहे हैं। बैंक रेट, CRR, SLR एक साथ समझा दे रहे हैं। महंगाई बढ़ेगा तो बैंक रेट, CRR, SLR को बढ़ा दिया जाएगा ताकि मार्केट में पैसा जाए नहीं, उल्टा मार्केट से पैसा आए। और डिफ्लेशन हो जाएगा, मंदी छा जाएगा तो इसको कम कर दिया जाएगा ताकि मार्केट में पैसा जाए, बैंक से आए नहीं। जैसे देखिए डिफ्लेशन का बाजार है, अभी भी बैंक रेट गिरा हुआ है। फिक्स डिपॉजिट करने जाएगा 5.5% का आपको ब्याज मिलेगा। आप क्या दीजिएगा? बोलेगा क्या फ़ायदा, इससे अच्छा कोई धंधा करते हैं, बैंक को देने से अच्छा धंधा करते हैं, समझे? 9-10% मिलता तो हम लोग बैंक को दे थे, समझे? तो अभी सब ये सब बैंक रेट, CRR, SLR गिरा हुआ है, समझे? क्योंकि डिफ्लेशन है मार्केट में, समझे? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? डिफ्लेशन के समय अगर सेंट्रल बैंक जनता को कोई सिक्योरिटी बेचा होगा तो उसको वापस ले लेगा, रिडीम कर देगा कि मेरा सिक्योरिटी दो, तुम लोग अपना पैसा ले। डिफ्लेशन के समय। और इन्फ्लेशन के समय क्या करेगा? सेंट्रल बैंक स्कीम लेके आएगा, वो सिक्योरिटी जनता को बेचेगा कुछ लोभ दे करके। तो जनता क्या करेगा? सेंट्रल बैंक का बात तो मानेगा। जनता अपना घर में रखा हुआ पैसा कहाँ दे देगा? बैंक में। मार्केट से पैसा चला गया, कहाँ चला गया? बैंक में। महंगाई को जन्म देने का मतलब होता है पैसा का ज़्यादा होना। मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, महंगाई ज़्यादा होगी। मार्केट में पैसा कम होगा, महंगाई कम होगा, समझे? तो मार्केट से पैसा कैप्चर कर लो, महंगाई पे कंट्रोल होगा, समझे? इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। महंगाई बढ़ गया, सिक्योरिटी बेचेगा। कौन बेचेगा? सेंट्रल बैंक। डिफ्लेशन हो गया, सिक्योरिटीज को खरीद लेगा, समझे? सेलेक्टिव मेथड था, समझा दो। मोरल्स मेथड, इस सेक्टर को लोन देना, इस सेक्टर को लोन मत देना, आराम से समझा दो। रेगुलेशन है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन को बढ़ा दीजिए। कोई अगर लोन लेने आए तो कंडीशन बढ़ा दो कि 40 लाख लोन लेने आएगा तो बैंक देगा उसको 10 लाख, 30 लाख तुम खुद दो।
समझे? रेगुलेशन बना दो। अभी क्या नियम है कि 10 लाख आपके पास है तो आप 40 लाख का घर ले सकते हैं। 10 लाख रुपया आपके पास है तो आप 40 लाख का घर ले सकते हैं। 30 लाख बैंक आपको लोन दे देगा, तो 10 लाख वाला का भी हिम्मत हो जाएगा कि चलो घर ले लेते हैं। इसी मार्जिन को पलट दो कि 30 लाख तुम्हारा रुपया होना चाहिए, 10 लाख हम लोग लोन देंगे, तो जिसके पास 30 लाख होगा वही ना मांगने जाएगा। और जो 30 लाख जुगाड़ कर सकता है वो 40 लाख भी जुगाड़ कर सकता है, वो नहीं जाएगा मांग लो। रेगुलेशन है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे अभी जीरो फाइनेंस में मोबाइल मिल जा रहा है, इसको कर दो, मार्जिन कर दो कि 10,000 का मोबाइल लेने के लिए 9,000 देना होगा, लोन हम लोग 1,000 देंगे। बोलेगा अब आग बेटा 1,000 रुपये जब 9,000 जुगाड़ दिए तो 1,000 और जुगाड़ लेंगे आप। समझे? रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ, समझे? और डायरेक्ट एक्शन, नहीं मान रहा तो लाइसेंस को छीन लो, डायरेक्ट एक्शन, ये सब तरीका था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का था फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पॉलिसी को क्या कहते हैं भैया? फिजिकल पॉलिसी क्या कहते हैं? बजट क्या होता है? सरकार प्रत्येक साल कितना खर्च करेगा उसका एक तो बजट बनाता है। कभी कभी पैसा बच जाता है, मान लीजिए तय कि 500 करोड़ खर्चा करेंगे, 300 करोड़ खर्चा हुआ, कितना करोड़ बच गया? उसको सरप्लस बजट बोलेंगे। और घाटे का बजट सुनते हैं ना, घाटे का बजट है उसको डेफिसिट बजट कहते हैं। तय किए 500 करोड़ खर्चा करेंगे, कर दिया 800 करोड़, कितना ज़्यादा? घाटे का बजट है, इसको कहेंगे डेफिसिट बजट। क्या कहेंगे? समझ रहे? क्लियर है क्या? इन्फ्लेशन माने सर्टेन इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अचानक से बढ़ जाएगा वस्तु और सेवा का दाम, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? किसका रेशियो? चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चेंज इन गवर्नमेंट इनकम, उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। एक्सपेंडिचर समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी समझे थे? कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या करता है? सरकार टैक्स रेट वगैरह बढ़ा देगा। टैक्स रेट वगैरह क्या करेगा? जब महंगाई वगैरह रहेगा तो टैक्स रेट को बढ़ा देगा, समझे? कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसीज को कह रहे थे, बढ़िया से पढ़ाए थे, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ। इंटरनेशनल ट्रेड का डेफिनेशन समझाए थे। जब दूसरा देश से वस्तु और सेवा का क्या करेंगे? कि ना बेची, उसे कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। क्या कहेंगे? इसके अंदर था बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट दूसरा देश में बेचे और दूसरा देश से खरीदे, इसका डिफरेंस को कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहेंगे? ज्यादा बेचे कीने कम, इसे कहेंगे सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहेंगे? ज्यादा खरीदे बेचे कम, इसको कहेंगे डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड, जितना बेचे उतना ही खरीदे, इसको कहेंगे इक्वल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहेंगे हम लोग? समझ पा रहे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का जब सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करेंगे इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरीका का होता है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे? गुड्स और सर्विसेज, गिफ्ट का लेन देन, ये सब होगा, माने नॉर्मल ट्रांजैक्शन होगा वो करेंट अकाउंट में। संपत्ति किन लेंगे, लोन दे देंगे, शेयर किन लेंगे दूसरा देश में, ये कहाँ लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। कहाँ लिखेंगे हम लोग? डिफरेंस पढ़े थे बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड का एरिया नैरो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एरिया क्या है? वाइडर। क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस, समझ पाए? डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। समझे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली विजिबल आइटम रिकॉर्ड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों आइटम रिकॉर्ड होता है, विजिबल एंड इनविजिबल दोनों रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट चैप्टर था मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसमें तो हम सवाल कराए थे, सवाल का एक दिन अलग से हम रिवीजन क्लास दे देंगे, थ्योरी वाला रिवीजन कराते रहे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का फीचर्स पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फीचर्स पूछे, रेंज का फीचर्स पूछे, सिंपल फीचर्स लिखना है, या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे कि इट इज इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज रिजिडली डिफाइंड। इट इज रिजिडली, तीन ऐसा है जो किसी में भी सूट कर जाएगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में दो तरीका का मेजर्स था, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट मेजर्स में आता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? और रिलेटिव मेजर्स में आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू।
या मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। क्या कहते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस या वेरिएबल, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिख दीजिएगा कि सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। किसका बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का लास्ट क्लास लिखवा दे। गिनी कोएफिशिएंट इज द मेजरमेंट ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी का माप होगा गिनी कोएफिशिएंट। लॉरेंज कर्व से इनकम इनइक्वालिटी को मापते हैं, लॉरेंज कर्व को गिनी कोएफिशिएंट भी कहते हैं। लॉरेंज कर्व का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर पर है पुबर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पुबर्टी क्या होता है, व्हेन सोसाइटी अनएबल टू फुलफिल इट्स बेसिक कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, जब समाज के लोग अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे उससे हम क्या कहते हैं, पुबर्टी। गरीबी, लोगों के पास रहने का घर नहीं है, खाने का भोजन नहीं है, इलाज कराने का पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को गरीब कहते हैं। जो लोग रास्ते में है उस पर कोई शक है गरीब की गरीब नहीं है। पुबर्टी इज मेजर्ड बाय हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट मेथड, हेड काउंट समझे। पुबर्टी 2 तरीका का होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट जिसमें कोई शक नहीं है, गरीब है, 100% गरीब है, उसको एब्सोल्यूट पुबर्टी कहेंगे। पुबर्टी लाइन में कौन आएगा, जिसको 2250 कैलोरी का भोजन नहीं मिल रहा, 2250 कैलोरी का भोजन। पुबर्टी और बेरोजगार दोनों का क्लोज रिलेशन है, गहरा रिलेशन है, नहीं समझे। बेरोजगार कौन है, जो गरीब है। गरीब कौन है, जो बेरोजगार, गहरा रिलेशन है, समझे। बेसियस सर्कल ऑफ पुबर्टी, बेसियस सर्कल ऑफ पुबर्टी, गरीबी रेखा में जो फंस गया वो फंस गया, इसको तोड़ना मुश्किल है, तोड़ने के लिए बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, समझे। किसका बात करें, बेसियस सर्कल ऑफ पुबर्टी। इसमें होता क्या है, लो इनकम लो सेविंग, कम कमाई तो कम बचत तो कम इन्वेस्टमेंट तो कम कैपिटल तो कम इनकम। तो लो सेविंग, लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल, लो सेविंग, ऐसे ही चलते रहता है। इसको कहते हैं विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। क्या कहते हैं हम लोग, गरीबी का क्या कारण है, हम लोग तेजी से आ रहे हैं, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिड पॉपुलेशन, हम लोग तेजी से पृथ्वी पे आ रहे हैं, समझे क्या बोल रहे हैं। इलिटरेसी, लोग अशिक्षित ज्यादा है, अनपढ़ है, इलिटरेसी, समझ पा रहे। अंडर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम है भी तो बहुत कम पैसा मिलता है। फॉल्टी प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट, फॉल्टी प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट का प्लानिंग ठीक से नहीं है, समझ पा रहे। इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्री बीमार रहता है, ये सब कारण है। किसका कारण है भाई, हाँ बोल जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार है, हाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। ह्यूमन टेंडेंसी लोगों का गड़बड़ है कि हम ये काम नहीं करेंगे वो करेंगे, समझे। ये कारण है गरीबी का। सेम कारण बोले थे अनएम्प्लॉयमेंट में भी लिखिएगा, सेम कारण कहाँ लिखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू लैक ऑफ जॉब। जब जॉब का कमी रहेगा उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जब जॉब का कमी रहेगा उसे क्या कहते हैं भाई, अनएम्प्लॉयमेंट, समझ पा रहे। अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स था, वॉलेंट्री काम मिल रहा है लेकिन हमको इच्छा नहीं करता करने का, कोरिया इंसान लोगों को कहते हैं वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, काम करना है उसी पैसा पे लेकिन हमको काम ही नहीं मिल रहा, इनवॉलेंट्री। अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, डिटेल्स सुनो उठा लेना। अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाता है, जीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा जो लोग भी लेबर कट रहा है उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, इसे कहते हैं डिस्गाइज। फ्रिक्शनल मैंने काम पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे गांव जाके बैठ गया 2 महीना, फिर आया, फिर खोजा, फिर किया, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। डिस्गाइज में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाता है, जीरो, समझ रहे हैं। इस सब को रोकने के लिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम चलाया, जैसे मनरेगा, जहाँ पे 100 दिनों का लोगों का साल में 100 दिन का काम मिलेगा, 15 दिन के अंदर अंदर काम दे दिया जाएगा, काम दिया जाएगा 5 किलोमीटर के अंदर अंदर, मनरेगा। बहुत सारा ऐसा योजना चला, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना, मिड डे मील, फूड प्रोग्राम, समझ पा रहे, इंदिरा आवास योजना, ये सारे के सारे योजना चलाया गया। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर था अच्छा, गरीबी का माप किया था महालनोबिस कमेटी ने। गरीबी का मेजरमेंट कौन किया था, स्टडी कौन किया था, महालनोबिस कमेटी, महालनोबिस कमेटी ने इसे मेजरमेंट किया था, समझ पा रहे। नेक्स्ट चैप्टर था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एडॉप्टेड इन 1991, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के भी नाम से जानते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसके 3 चीज़ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे LPG मॉडल कहते हैं। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू रिमूव ऑल अननेसेसरी लाइसेंस, रेस्ट्रिक्शन, कोटा एक्सेप्ट फ्यू, बेकार चीज़ों को हटा देना, बिजनेस को आज़ादी दे देना, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन माने पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट हो,
माने पब्लिक सेक्टर से रुपया निकाल के प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने वर्ल्ड इकोनॉमी में गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का लेन देन ठीक से हो, इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम लोग पढ़े थे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो तरीका का था, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन, हम लोग का जब सब्जेक्ट मैटर होगा उसे लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। जनरल इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी, ह्यूमन। लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लाइफ इंश्योरेंस को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। जनरल इंश्योरेंस को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षति होगा तो पूर्ति करेंगे, नहीं क्षति होगा नहीं पूर्ति करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी माने क्षति होगा तो भी पूर्ति करेंगे, नहीं क्षति होगा तो भी पूर्ति करेंगे, माने पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। LIC में नॉमिनेशन अलाउड है, GIC में नॉमिनेशन अलाउड नहीं है। प्रश्न आता है कि भाई LIC इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, आइदर ऑन डेथ और मैच्योरिटी, व्हिचएवर इज अर्लियर, व्हिचएवर इज। और वाई जनरल इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्षति होगा तो पैसा मिलेगा, नहीं क्षति होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। LIC का स्थापना हुआ था 1956 में। WTO का स्थापना हुआ था 1995, हेड ऑफिस जेनेवा में है। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट मल्टीलैटरल ट्रेड, टू सॉल्व द डिस्प्यूट अमंग द कंट्री रिलेटेड टू ट्रेड। ट्रेड से संबंधित अगर कोई झगड़ा झंझट हो जाता है तो उसको सोल्व करा देगा, समझ पा रहे? दो कमेटी बनाया गया था। मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस के सेक्टर में सुधार करने के लिए बनाया गया था। इंश्योरेंस के सेक्टर में सुधार करने के लिए मल्होत्रा कमेटी बनाया गया था। मल्होत्रा कमेटी अपना सुझाव दिया था कि भाई IRDA का स्थापना हो, प्राइवेट प्लेयर का एंट्री हो, फॉरेन प्लेयर का भी एंट्री हो हमारे देश में, माने फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, इसका एक अलग से ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए जिसका नाम है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कौन दिया था? मल्होत्रा कमेटी। रुपया में सुधार करने के लिए, देश का आर्थिक दशा को सुधार करने के लिए नरसिम्हा कमेटी को बनाया गया था 1991 में, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पी राव नरसिम्हा हुआ करते थे। नरसिम्हा कमेटी को बनाया गया था। इन्होंने 3 रिकमेंडेशन दिया कि बैंक भाई 4 स्तर पे होना चाहिए, ऐसा सुन रहा है? बैंक 4 स्तर पे होना चाहिए, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और रूरल। नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और CRR और SLR को कम कराया गया। CRR और SLR को क्या कराया गया? समझ पा रहे हैं? किनका ये रिकमेंडेशन है? नरसिम्हा कमेटी। किसका? कितना रिकमेंडेशन था? 3 ठो। कितना रिकमेंडेशन? कब सेटअप किया गया था? 1991। 1969 में 14 ठो बैंक नेशनलाइज हुआ था। 1969 में 14 ठो बैंक क्या हुआ था भाई? नेशनलाइज हुआ था। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? पक्का? ये NPA का मतलब होता है जब बैंक का रुपया डूब जाता है ना तो NPA लिख के दिखाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग माने बैड डेट हो गया, डूब गया, समझे? ट्रिप्स के तहत हम अगर कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप जैसा चीज़ बना दिए तो हम लाइसेंस ले सकते हैं, उसे हम ट्रिप्स कहते हैं। फिर हम लोग का ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइसेंस, रेस्ट्रिक्शन, कोटा, इस सबको हटा देना, लाइसेंस को हटा देना कुछ कुछ और करके, इसे कह रहे थे ट्रेड लिबरलाइजेशन। इसी के साथ हम लोग का पूरा इकोनॉमिक का लेक्चर खत्म होता है। दैट्स फॉर ऑल टू।